हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मेंस में यूपी एपीओ में न्यू लॉज ऐड हुए हैं। ठीक है, न्यू लॉज ऐड हुए हैं तो उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे या समझेंगे तभी तो हम उसके ऊपर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। और ये जितने भी लॉज इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे भी माइनर लॉज इसको बोल सकते हैं बड़े आराम से, जिसमें ये कभी भी अकेले नहीं आते। ये हमेशा मेजर लॉ के साथ कनेक्ट होकर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। अभी राजस्थान के मेंस का एग्ज़ाम आप देख ही रहे हैं, चल रहा है, मतलब हुआ है। और उसके बाद अभी जो यूपी का जो जुडिशरी का एग्ज़ाम था, उसमें भी कोई क्वेश्चन इन्होंने एज अ सिंगल नहीं पूछा, सारे के सारे मेजर लॉ के साथ क्लब करके पूछे थे। अभी ये इन्होंने ऐड ऑन किए तो पुराने एग्ज़ाम्स में से कोशिश करेंगे कि निकालें कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। उसी में से सबसे पहले हमारी बेयरट पे कमांड होनी चाहिए कि ये किस बारे में बात करते हैं। तो उसी में एक जो एक्ट इन्होंने ऐड किया है उसका नाम है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक्ट नंबर 28 है। ठीक है जी, ये 20 मई ऑफ 1961 को इसकी एनफोर्समेंट डेट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिछले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये एक्ट लाने का पर्पस क्या था, है ना। जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदू लॉ जो है वो मनुस्मृति पर आधारित है। हमारे यहाँ पर जो विवाह था वो एक ही पत्नी और एक ही पुरुष होना अनिवार्य थे। पहले पॉलीगैमी, बाइगैमी, ये सब चीज़ें इतनी नहीं मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे कर कर सिंगल मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, जब देखने लगे कि इस चीज़ से महिलाओं के ऊपर क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं महिलाओं का अस्तित्व है जो वो क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसी में एक चीज़ थी डाउरी। अब डाउरी क्या थी? जब तक एक माता पिता जब कन्या को सौंपते हैं किसी परिवार के हाथों में या किसी पुरुष के साथ उसका विवाह करते हैं संपन्न हिंदू रीति रिवाज के तहत, सप्तपदी के तहत, ठीक है, जैसे कि हमको पता है। अब वहाँ पर क्या होने लगा, जब तक पिता अपनी मर्जी से पुत्री को कुछ देता था तो वो एज अ सिक्योरिटी या स्त्री धन जो उसको देता था वो उसका होता था। धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे पुरुष और महिला दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए, क्योंकि लड़कियों को एजुकेशन के लिए कोई रास्ता नहीं था, लड़के आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा था कि लड़कियाँ अगर अब चाहिए तो क्या डिमांड होती थी? डाउरी डिमांड होती थी। उनसे दहेज की डिमांड की जाती थी कि अगर हम आपकी बेटी ले जाएंगे तो आपको हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। और ये एक हमारे समाज के लिए क्या बनता चला गया? अभिशाप का रूप लेता चला गया। इसके चक्कर में लड़कियां मारी जाने लगी, प्रताड़ित की जाने लगी, घरों में वापस भेजे जाने लगी। जिसके माँ बाप गरीब होते थे वो अपनी पुत्री के लिए पूरा जीवन जमा करते थे पूंजी, और फिर उसकी शादी पर उसको देते थे। और इस डॉरी प्रथा के कारण जो महिलाएं थी या जो स्त्री थी या किसी घर में अगर बेटी पैदा होती थी तो वो बोझ समझी जाने लगी थी, क्योंकि माँ बाप ये सोचते थे कि बेटी हुई है अब तो इसकी पूंजी भर हमें इसके लिए कमाना पड़ेगा और इसके विवाह के लिए जोड़ना पड़ेगा। वो बेटी के आगे कल संस्कृति के लिए, करियर के लिए, या बेटी हमारी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इन चीज़ों के सोचने की बजाय वो ये सोचते थे कि हम इसका विवाह करेंगे और हम इसके लिए क्या जोड़ेंगे? डॉरी जोड़ेंगे। तो पहले बाल विवाह हो जाता था, है ना। पहले बाल विवाह हो जाता था तो वहाँ पे तो जल्दी शादी कर देते थे माँ बाप, तो वहाँ पे भी डॉरी काफ़ी जाने लगी लड़की के साथ। लेकिन जब ये डॉरी डिमांड का रूप ले गई, जब ये जोड़ी डोरी जो है वो डिमांड का रूप ले गई, तो ये एक हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप का रूप लेकर पनपी।
और इसके चलते काफ़ी लड़कियां जो हैं वो मृत्यु का शिकार हुई, आत्महत्या का शिकार हुई, दहन का शिकार हुई, मतलब जल अपने आप को आग लगाने लगी, माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने तो ससुराल वालों ने प्रताड़ित करके कई लड़कियों को मार दिया, जो आजकल के इंसिडेंट्स हम अभी भी देखते हैं। चाहे ये एक्ट आ गया है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि प्रतिषेध एक्ट है, इसके अंदर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, प्रोहिबिटेशन एक्ट जो है, ये एक्ट एक तरह से प्रोहिबिट करता है। क्या करता है? रोक लगाता है कि अगर आप किसी भी महिला से दहेज की डिमांड करते हैं तो आज के टाइम में ये अपराध है। और इसको अपराध घोषित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1961 में ये एक्ट लाया गया। अब इसके लिए कौन सा केस लॉ जिस वजह से ये एक्ट लाया गया, या कौन सा केस लॉ ऐसा था जिससे ये एक्ट जो है ये हमारे सामने आया है ना, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि बाय द विच केस लॉज जो डॉरी एक्ट है वो हम लोगों के सामने आया। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि ऐसा कौन सा केस लॉ था कि जो हमें समाज के अंदर डॉरी एक्ट को लाने के लिए ने बोला और किन की हेल्प से लाया। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास डॉरी एक्ट का जो केस है, ये जब मैंने यहाँ पर देखा, आपको डेट बताई कि ये 20 मई 1961 में इम्प्लीमेंट में आ गया था, और इसकी एनफोर्समेंट डेट जो थी वो 1 जुलाई 1961 थी। ठीक है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट पब्लिश ये 20 जून 1961 को ही हो गया था। यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड जो केस मिलते हैं, जो रूलिंग है, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह 1977 का केस है, और सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का केस है, जो कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में एनफोर्समेंट में हैज़ बीन री इन्फोर्स बाय द वेरियस कोर्ट केसेस सामने आए, और इसको दोबारा से इस डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पर काम किया गया और इसको लाया गया। यहाँ पर एक केस बता देते हैं, एक केस लॉ बता देते हैं, जो कि आपका केस लॉ है स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह। मैं बहुत जल्दी वो वाला केस 1961 से पहले वाला केस भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि इस केस लॉ को लाने का पर्पस क्या था, इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, क्यों इस दहेज को जो पहले लोग बड़ी खुशी से देते थे, आज के टाइम में इसको एक ऑफेंस बना दिया गया, क्या रीज़न थे उसके। इसके ऊपर भी मैं पक्का आप लोगों के लिए एक केस लेकर आऊँगी। लेटेस्ट केस भी लिख लेते हैं एक बार, अगर क्या पता हमारे काम आ जाए। एक केस लॉ और है, वो क्या है? वो है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी एक केस है जो इस एक्ट के अंतर्गत इसको प्रोसीड किया गया, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन दिया गया। क्या ये केस कहता है, कैसे कहता है, उसके लिए हम अलग से शॉर्ट्स बनाते हैं, क्लास के अंदर नहीं देते। अभी और केसेस भी हैं, ऑनगोइंग डिस्कोर्सेस केसेस भी हैं। अभी लेटेस्ट अगर मैं 2005 की बात करूं तो यहाँ पर एक केस है कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2005 का केस है, ठीक है। और एक केस है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का केस है ये, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम में आंसर के टाइम पर इस केसेस को रेफरेंस में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो डाउरी एक्ट है
है ना, डॉरी प्रोहिबिट एक्ट है जो हमारे सामने यहाँ पर, ये 498A के साथ काम करता है। CRPC 498A के साथ काम करता है ये CRPC। सॉरी 498 है, सॉरी गलती से निकल गया, IPC। आज CRPC पढ़ रहे हैं ना सुबह से, तो दिमाग में CRPC ही घूम रही है। और भी विवाह कई बार ये डाइवोर्स का भी एक ग्राउंड बन जाता है, ठीक है, डाइवोर्स का भी ग्राउंड बन जाता है, जो हम सेक्शन 13 क्लॉज 1I के तहत इसको देखते हैं। मतलब एक तरह से डाउरी डिमांड भी कहीं ना कहीं डाइवोर्स का ग्राउंड बनाते हैं, क्योंकि डाउरी डिमांड एक तरह से क्रुएलिटी में ही आता है, अत्याचार में ही आता है, कि आप एक महिला को जबरन बोल रहे हैं कि तुम अपने घर से, अपने माँ बाप से हमारे लिए पैसा मांग के लेके आओ, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ग्रीडीनेस हो सकती है, लालच जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले इस एक्ट से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो बाद की बात है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डाउरी का डेफिनेशन क्या है। तो ये सेक्शन 2 के अंदर दी गई है डाउरी की डेफिनेशन, जिसका मीनिंग देखते हैं। मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहले तो क्या है ये 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है इसके अंदर, जैसे कि डाउरी में आपको मान लो कि लड़की की तरफ से आपको फ्लैट मिला या वॉशिंग मशीन मिली। और कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करूँ, तो मैं तो अपने माइंड में इसको मनी कंसिडर करती हूँ। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मैं अपने माइंड में इसको मनी कंसिडर करती हूँ कि मनी से रिलेटेड मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी, चाहे उस लड़की के नाम की FD हो, RD हो, वट एवर इट इज़, जो आपको लड़की से विवाह करने के बाद सौंप दी गई कि अब ये आपकी है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र है, जो भी। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्री टू बी गिवन आइदर और इनडायरेक्टली, या तो ये कई बार 2 तरीके से डिमांड होती है इसकी। अब यहाँ पर अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो 2 तरीके से डिमांड होती है। एक तो डिमांड होती है या तो डायरेक्टली लड़के वाले मांग लेते हैं, या इनडायरेक्टली ऐसा कुछ डिमांड रख दी जाती है कि उनको सामने से देना ही पड़ता है। इस तरह से कुछ हो सकता है ये। अब यहाँ पर इसके अगर मैं क्लॉज A की बात करूँ, तो बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी टू द मैरिज, बाय वन पार्टी टू मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। जैसे वन पार्टी, मान लो पार्टी 1 है और ये पार्टी 2 है, इन दोनों के बीच में क्या है, मैरिज हो रही है, ठीक है, मैरिज। इस तरह से दूसरा यहाँ पर अगर बात करें, बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय द एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, मतलब विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को ये दी जाती है डाउरी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर या तो पेरेंट्स को दे देंगे, सबसे पहले पेरेंट्स, फिर कौन आ गए यहाँ पर, रिलेटिव्स आ गए, रिलेटिव्स को दे दो। उसके बाद रिलेटिव्स मतलब 2 लोगों को यहाँ पर डाउरी दे सकते हैं, या कोई एनी पर्सन भी इसकी डिमांड करते हैं, मतलब करते थे। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डाउरी का मतलब ये है कि दहेज की परिभाषा में दहेज का तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है, जो विवाह के समय या उसके पूर्व, विवाह के बाद या किसी भी समय किस को दिया जाएगा, या तो विवाह के पक्षकार जो विवाह कर रहे हैं दूसरे आपस में उनको, या फिर उसके किसी पक्षकार के माता पिता या माता पिता के कोई रिलेटिव्स हैं उनको, या कोई भी व्यक्ति जो इनसे संबंध रखता हो। संबंध कैसा, क्या ज़रूरी है कि ब्लड रिलेशन हो या फिर ना हो, मतलब हाफ ब्लड हो, कैसा भी रिलेशन हो लेकिन वो ले सकता है,
अब इसके बाद बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है एट द बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू whom द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज। यहाँ पर क्या कहना चाहता है, विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों की दशा में जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि लागू होता हो, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसके अंदर क्या समझना है, डावर के अंदर, ठीक है, डावर के अंदर मेहर नहीं आती। याद रखना, जो ये आपका क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के तहत, वो उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। आप किसी मुसलमान को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने डाउरी ली है उनका कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। एक्सप्लेनेशन, द वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ सेक्शन 30 इंडियन पीनल कोड। जो सेक्शन 30, अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिखाई दिया था वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, जो सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी था, वही मीनिंग है इसका जो यहाँ पर मीनिंग है डाउरी में। तो मैं तो यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को मनी से कंसिडर करती हूँ, बाकी आपका जिससे मन करे आप उससे कर सकते हैं। मेरे को एग्ज़ाम में जो इजी लगता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अभी जो बीएनएस का नए सेक्शन के हिसाब से इसे याद करना चाहते हैं तो नए सेक्शन के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जिसमें कि आपके पास वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर डाउरी के अंदर एनी प्रॉपर्टी आ गई, कोई प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यूएबल सिक्योरिटी में विल आ सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको अगर हम आगे सेल करें या कुछ भी करें तो उससे हम मनी रिकवर कर सकते हैं या उससे हम मनी कमा सकते हैं, ऐसी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है। तो मेरा सिंपल फंडा है कि मैं इसे मनी से याद करती हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर बात कर लेते हैं, सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 2 सेकेंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करती है। किसकी बात करती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करती है, ये हमने समझ लिया। और इसके अंदर मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है जो मेहर के ऊपर बात करता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी फॉर गिविंग ऑफ टेकिंग डाउरी। अब क्या हुआ, चलो जी सबने डाउरी ले ली, आज के टाइम में तो ये प्रोहिबिट हो गया, नहीं ले सकते। तो सेक्शन 3 जो है वो बात करता है पेनल्टी के ऊपर कि क्या पेनल्टी, क्या उसको सज़ा दी जाएगी अगर वो डाउरी की क्या करता है, डाउरी की डिमांड करता है या डाउरी लेता है। टेकिंग डाउरी कहने की बातें हैं, आज के टाइम में भी खूब मिलता है। इफ़ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अब ये एक्ट कमेंसमेंट में आ गया, ठीक है, ये एक्ट कमेंसमेंट में आ गया। अब कमेंसमेंट में आने के बाद, कमेंसमेंट में आने के बाद क्या हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति, इफ़ एनी पर्सन, याद रखना यहाँ पर कोई ऐसा एज नहीं बताई है कि 45 साल का पिता ही दहेज मांग सकता है, 35 साल की माता ही दहेज मांग सकती है, नहीं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है। गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग द डाउरी, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees of the amount of value of such dowry। देखो अब यहाँ पर कोई पर्सन है, अब वो पर्सन क्या कर रहा है, ले रहा है क्या, डाउरी, या पहली बात तो दे रहा है या ले रहा है या देने के लिए उकसा रहा है, अबेट कर रहा है कि भैया दो, अच्छा होता है, आपकी बेटी के लिए अच्छा है।
और ये सब करने के बाद वो डाउरी ले लेता है, टेकिंग अ डाउरी। तो यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी उसको। क्या पनिशमेंट है? क्या पनिशमेंट है? तो पनिशमेंट है यहाँ पर नॉट लेस देन, याद रखना, नॉट लेस देन 5 साल से नीचे की पनिशमेंट नहीं है, और उसके साथ 15,000 रुपये का फाइन भी है। 15,000 रुपये का फाइन है, और अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डॉरी, जो भी उसने अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डॉरी लिया है उसको भी, उसके अकॉर्डिंग भी फाइन लगाया जा सकता है। सिंपल कहने का मतलब ये है। हिंदी में देख लेते हैं। दहेज देने या लेने के लिए शासित यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात दहेज देता है, लेता है या लेने देने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, अबेट करता है, सिंपल दुष्प्रेरित करता है हिंदी मीनिंग, तो वह इन्फ्लुएंस करता है, हम अपनी भाषा में सिंपल बोलते हैं इन्फ्लुएंस करता है, तो वह ऐसी अवधि में कारावास में जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम से जो अधिक हो उसे दंडित किया जाएगा। मतलब जो दहेज की रकम आई है ना उससे भी ज़्यादा, जैसे मान लो अगर मेरी शादी होती है और मेरे घर में 5 लाख रुपए दहेज में दिए जाते तो उससे भी ज़्यादा का उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है कि भाई तुमने लिया है। Provide that the court may, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। तो ऑब्वियस सी बात है, परंतु ये न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे। जो भी न्यायालय इस एक्ट पर, इस एक्ट के आने के बाद जो भी कोर्ट क्या देगी, जो भी कोर्ट यहाँ पर जजमेंट पास करेगी कि उसने क्या किया, अगर किसी व्यक्ति ने डाउरी की डिमांड करी तो कोर्ट ने क्या किया, तो वो सारी की सारी चीज़ें कैसी होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, और उसके बाद उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। और नथिंग इन दिस सब सेक्शन 1 शैल बी अप्लाई और इन रिलेशन टू, देख लेते हैं क्या अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन द बिहाफ ऑफ, मतलब ऐसी भेंट जो वधू को विवाह के समय दी जाती है वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। अब नॉट इंक्लूड की लिस्ट बना लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है जो इसका प्रोवाइजो कहता है ना, क्योंकि प्रोवाइजो भी तो देखनी पड़ेंगे। नथिंग सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। सबसेक्शन 1 किन किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड किन किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा? तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है वो हमसे कहती है कि जो भी भेंट वधू को विवाह के समय दी जाती है उस पे अप्लाई नहीं होगा। तो विच प्रेजेंट्स आर गिवन to bride, they are not included, they are not included, वो include नहीं किए जाएंगे। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, the such presents are enter in a list maintained in accordance with the rules made under this act, परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएगी। मतलब जो भेंट आई है, मतलब जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं या जो भी प्रेजेंट्स मिले हैं उसकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, लिस्ट मेंटेन होगी। तीसरी चीज़ क्या कहता है यहाँ पर, ये प्रोवाइजो था। ठीक है, सेकंड चीज़ प्रोवाइजो। बी पार्ट क्या कहता है इसका, एक बार बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन बिहाफ, अगर ऐसी भेंटें जो विवाह के समय वर को दी गई हैं वो भी इंक्लूड नहीं होगी। तो मतलब जो ब्राइड ग्रूम को मिली हैं, ब्राइड ग्रूम को जो प्रेजेंट्स मिले थे वो भी नॉट इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, आप कभी कभार क्या होता है कि डॉरी का एक्ट लगता है तो लोग बोलते हैं कि मेरे तो घर से इतना कुछ आया था,
इन्होंने मांगा था, इन्होंने ये मांगा था, इन्होंने वो मांगा था। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कोर्ट क्या कहती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर करके दी गई है, शायद आपने देखा नहीं, ऐसी भेंटें जो विवाह के समय वर को इस निमित्त कोई मांग किए बिना, तो एक बात याद रखना, इसमें डिमांड नहीं है। अगर इन दोनों टर्म्स एंड जो ऊपर हमने ये लिखे हैं, ऊपर बातें जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसमें इंक्लूडेड डिमांड हो जाए, इंक्लूडेड डिमांड हो जाए और प्लस इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया जाए, तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो देना पड़ेगा। परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार फिर से सूची में दर्ज की जाएंगी, लिस्ट बनेगी। अब प्रोविज़ो क्या कहता है, देखो कई बार ना प्रोविज़ो हमें बचाता भी, क्या कहता है, provided further that where such presents are made by or the behalf of bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive, having regard to the financial status of the person by whom or on whose such presents are given। अब क्या मतलब है इस बात का, ये कहता है परंतु यह है कि जहाँ ऐसी भेंटें वधू द्वारा या उसकी ओर से या वधू के किसी नातेदार व्यक्ति के द्वारा दी गई हैं, ऐसी भेंट जो आपके कस्टम नेचर को बताती है, रूढ़िगत प्रगति को बताती है, तो उसका मूल्य उस व्यक्ति की जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंट दी गई है, वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं है ना भाई। अब कोई मान लो मैं ही किसी की शादी में जाती हूँ और वो जो दुल्हन है वो मेरी कज़न सिस्टर लगती है, अब मैंने उसके हस्बैंड को दिया 500 रुपये का टी शर्ट, अब कल को मैं कह दूँ इसने तो मुझसे मांगी थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये ज़रूर देखना होगा कि मान लो अगर मैं 10,000 रुपये कमाती हूँ और मैं 10,000 रुपये की जगह उसको दे रही हूँ 50,000 रुपये की टी शर्ट, तो वहाँ पर ये पता चल रहा है कि भैया यहाँ डिमांड हुई थी, तभी लड़की वालों ने आजू बाजू या अपने नातेदारों के ऊपर प्रेशर बनाया और लड़की को डॉरी का सामान इकट्ठा करके लड़के वालों को दिया, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो हमसे बात करते हैं नेक्स्ट, वो बात करता है सेक्शन 4, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। अब क्या पेनल्टी होगी जब हम डॉरी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 4 कहता है कि दहेज मांगने के लिए क्या सज़ा है, क्या पेनल्टी लगती है। और सेक्शन 5 फिर कहता है एग्रीमेंट ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, अगर एग्रीमेंट होता है तो क्या वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा। डाउरी मांगने के लिए अगर मान लो कि शादी करते हैं तुम हमें आने वाले टाइम पे इतनी डाउरी देना, तो उसके लिए अगर कोई डिमांड होती है तो क्या वो वैलिड है, इनवैलिड है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन आता है कि मेंस में ना हमसे क्या पूछ सकते हैं, मेंस में हमसे क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारा बनता है। मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है यहाँ पर एक हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउरी। एक तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, इफ़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउरी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पर उठ के आया, तो इसके लिए हम क्या क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं आपके हिसाब से। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, सिंपल अगर मैं बोलती हूँ ये क्वेश्चन हमारे पास आया 3 नंबर में, ठीक है। अब 3 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें कितना बड़ा इसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, है ना, क्योंकि ऐसा चले पता चले हमने बहुत सारा लिख दिया और काम हो गया वहाँ पे, क्योंकि ऑथेंटिक लिखना होता है। तो आप लोग सोच के बताइएगा कि कैसे इसको लिख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना चाहिए कि डाउरी क्या होता है। तो सबसे पहले ना इसके बारे में हम लिखेंगे कि मीनिंग लिख सकते हैं या इसका इंट्रो लिख सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये थोड़ा बॉडी कंटेंट दे देंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देंगे, डॉरी एज अ डिमांड
बाय द अपोजिट पार्टी, बाय द डिमांड ऑफ ब्राइड फैमिली, इस तरह से लिखकर फिर इसकी बॉडी लिख देंगे और फिर कंक्लूजन लिख देंगे। इन 3 चीज़ों में हम इसको लिख सकते हैं। कल इसका आंसर भी आपके सामने लेके आएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउरी, एंड सेक्शंस वगैरह किस में देने, तो सेक्शन आपने बॉडी में देना है। इंट्रो में कभी भी आप सेक्शन नंबर मेंशन नहीं करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इंट्रो में कभी भी ना सेक्शन नंबर मेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उससे एग्जामिनर देखता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, लेकिन इंट्रो में उसके बारे में बताइए कि डाउरी है क्या, है ना, ये बताइए। फिर बॉडी के अंदर बताइए कि ये किस पर्पस के लिए इसको प्रोहिबिट किया गया, ये पर्पस आप बता सकते हैं, और फिर कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये डाउरी जो है ये है हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है या नहीं है, वो चीज़ें। 3 नंबर में हम 3 चीज़ें देंगे तो बहुत बढ़िया। और अगर उसके बाद आपको केस लॉ आता है, वैसे तो बच्चे जनरली 3 नंबर के क्वेश्चन में केस लॉ नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई केस लॉ हिट होता है तो आप लिख दीजिए, है ना। तो ये मेरा तरीका है आंसर लिखने का। आपका क्या तरीका है आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, है ना। आप उसको शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9268343198 पर, ठीक है। अगर आपके पास कोई बेस्ट आंसर है इसका तो आप मुझे शेयर करके बता सकते हैं कि हाँ इसको इस तरीके से हमने लिखा है। मैं पक्का इसका रिप्लाई आपको दूंगी, और मैं इसके ऊपर आंसर भी लिखूंगी आपके लिए, आपकी इसी क्लास में आंसर लिखूंगी आपके साथ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आज जो मैंने 3 सेक्शन आपको पढ़ाए हैं और उससे आपकी जो भी क्लैरिटी इस माइनर एक्ट पे बनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।